हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का इस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 7th की हिस्ट्री एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखते रहिए आप इस वीडियो को एंड तक। और शुरू करते हैं आज का लेसन। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है, हु वॉज कंसिडर्ड अ फॉरेनर इन द पास्ट। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि पुराने ज़माने में यानी पास्ट में, ठीक है, फॉरेनर किसे कहा जाता था। फॉरेनर का हिंदी में मतलब होता है विदेशी। आज के टाइम में फॉरेनर किसे कहा जाता है, तो आज के टाइम में फॉरेनर कहा जाता है ऐसे आदमी को जो किसी दूसरे देश का रहने वाला हो, यानी जो भारत से, इंडिया से बाहर बाहर किसी दूसरे देश का रहने वाला हो। ठीक है, ऐसा आजकल होता है, लेकिन पुराने टाइम में फॉरेनर का मतलब कुछ और था। तो फॉरेनर का मतलब पुराने ज़माने में, पुराने टाइम में, पास्ट में क्या था वो आपको बताना है। तो देखिए इसका आंसर है एनी स्ट्रेंजर, कोई भी अजनबी, हु वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी और कल्चर, जो कि उस सोसाइटी या कल्चर का पार्ट ना हो, यानी उस समाज या उस संस्कृति का हिस्सा ना हो, वॉज कंसिडर्ड अ फॉरेनर इन द पास्ट। उसे फॉरेनर कहा जाता था, यानी विदेशी कहा जाता था पास्ट में। अ सिटी ड्वेलर देयरफॉर माइट हैव रिगार्डेड अ फॉरेस्ट ड्वेलर एज अ फॉरेनर। तो ऐसा भी हो सकता था कि किसी गांव वाले को शहर का रहने वाला विदेशी कह दे, यानी फॉरेनर कह दे। और इसी तरह से ऐसा भी हो सकता था कि किसी शहर के रहने वाले को कोई गांव में रहने वाला फॉरेनर कह दे या विदेशी कह दे। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, और ये है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, यानी बताइए कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। ठीक है, तो देखो इसका फर्स्ट पार्ट होगा, वी डू नॉट फाइंड इंस्क्रिप्शंस फॉर द पीरियड आफ्टर 700, है ना। जो ईयर 700 ईयर है उसके बाद के हमें इंस्क्रिप्शन नहीं मिलते हैं, ये कहा जा रहा है यहाँ पे। तो क्या नहीं मिलते हैं? मिलते हैं, ज़रूर मिलते हैं। तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, तो ये होगा फॉल्स। इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है किसी हार्ड सरफेस पे, जैसे कि पत्थर पे या मेटल पे कुछ लिखा हुआ होना। ठीक है, तो वो कह रहा है कि इसमें ये कहा गया है इस स्टेटमेंट में कि जो है 700 के बाद हमें जो है इंस्क्रिप्शन नहीं मिले हैं, जबकि हमें बहुत इंस्क्रिप्शन मिले हैं उसके बाद के भी। ठीक है, तो ये होगा फॉल्स। इसके बाद बी पार्ट में आप देखेंगे, द मराठास एसर्टेड देयर पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो इसमें ये बताया गया है कि जो मराठास हैं, है ना, इन्होंने अपनी पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस दिखानी इस टाइम शुरू कर दी थी, है ना। यानी इन्होंने अपने आसपास के जो एरिया थे उनसे ज़्यादा शक्तिशाली हो गए थे और वहाँ पे कब्जा करने लगे थे, है ना। तो ये है ट्रू। ठीक है, इसके बाद आगे देखेंगे सी पार्ट में, फॉरेस्ट ड्वेलर्स वर समटाइम्स पुश्ड आउट ऑफ देयर लैंड्स विद द स्प्रेड ऑफ एग्रीकल्चरल सेटलमेंट। तो देखो जैसे जैसे एग्रीकल्चर बढ़ा तो क्या करते थे, जो जंगलों में रहते थे लोग, है ना, उनको उनकी जगह छोड़कर भागने पर मजबूर किया गया इस टाइम पीरियड में। फॉरेस्ट ड्वेलर्स का मतलब है आदिवासी लोग, ठीक है, जो जंगलों में रहते हैं, तो उनको वहाँ से भगाया गया, जंगलों को काटा गया और एग्रीकल्चर के लिए खेत बनाए गए। तो ये ट्रू है। उसके बाद देखिए इसका डी पार्ट है, सुल्तान गियासुद्दीन बलबन कंट्रोल्ड आसाम, मणिपुर एंड कश्मीर। तो देखो जो सुल्तान गियासुद्दीन बलबन है ना, इसने ये कह रहा है कि ये आसाम पे, मणिपुर पे और कश्मीर पे इसका कंट्रोल था। क्या ऐसा था? ऐसा नहीं था। ठीक है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। फिर इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, और ये है फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसमें हमें फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। तो देखते हैं, जो फर्स्ट है इसका ए पार्ट है वो है, आर्काइव्स आर प्लेसेस वेयर मैन्यूस्क्रिप्ट्स आर केप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो डैश है वहाँ पे क्या आएगा? वहाँ पे आएगा मैन्यूस्क्रिप्ट्स। तो इसका मतलब ये हो गया कि आर्काइव्स ऐसी जगहों को कहा जाता है जहाँ पे मैन्यूस्क्रिप्ट्स रखी जाती हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे बी पार्ट। पहले यहाँ पे डैश है, फिर आगे है, वॉज द 14th सेंचुरी
क्रोनिकलर। तो कौन था 14th सेंचुरी का क्रोनिकलर? क्रोनिकलर का मतलब होता है इतिहासकार, यानी जो जो इतिहास की घटनाओं को लिखता है कि इतिहास में क्या क्या हुआ, कब कब हुआ। ठीक है, तो कौन है? वो है जियाउद्दीन बर्नी। तो यहाँ पे डैश में आएगा जियाउद्दीन बर्नी। उसके बाद देखेंगे सी पार्ट में। तो सी पार्ट में क्या है? पहले है डैश 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 एंड डैश वर सम ऑफ द न्यू क्रॉप्स इंट्रोड्यूस्ड इनटू द सबकॉन्टिनेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो इसका मतलब ये है कि ये सारी जो हैं वो ऐसी क्रॉप्स हैं, ऐसी फसलें हैं जो भारतीय उपमहाद्वीप में यानी इंडियन सबकॉन्टिनेंट में नई क्रॉप्स थी। ठीक है, ये पहले से ही यहाँ पे नहीं थी, इंडियन सबकॉन्टिनेंट में नहीं थी, ये बाद में आई दूसरे देशों से। ठीक है, तो इंडियन सबकॉन्टिनेंट का मतलब है कि आज का जो इंडिया है, पाकिस्तान है, भूटान है, बांग्लादेश है और नीचे श्रीलंका है और मालदीव्स है, नेपाल है, ये सब मिलकर इंडियन सबकॉन्टिनेंट कहलाते हैं। तो ये जो क्रॉप्स हैं वो ऐसी क्रॉप्स हैं, ऐसी फसलें हैं जो पहले यहाँ पे नहीं होती थी। तो वो कौन कौन सी हैं? वो है पोटैटो, कॉर्न, चिलीज़, टी एंड कॉफ़ी। तो ये इंडिया में नहीं उगाई जाती थी। तो यहाँ पे आप लिखेंगे पोटैटो, कॉर्न, चिलीज़, टी एंड कॉफ़ी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 और ये है लिस्ट सम ऑफ द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एसोसिएटेड विद दिस पीरियड। तो इस पीरियड में, इस समय में, इस टाइम में जो क्या हुआ, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुए, है ना, यानी टेक्नोलॉजी में जो चेंजेस हुए उनकी आपको एक लिस्ट बनानी है। तो कौन कौन से चेंजेस हुए थे टेक्नोलॉजी में वो आपको लिखने हैं। तो इसका आंसर होगा द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एसोसिएटेड विद दिस पीरियड, यानी वो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो जो इस टाइम पीरियड से जुड़े हुए हैं वो कौन कौन से हैं। वो है पहला है, सबसे पहला है द पर्शियन व्हील फॉर इरिगेशन। तो सिंचाई के लिए, इरिगेशन का मतलब सिंचाई करना, तो जो है पर्शियन व्हील जो है ये किसके लिए यूज़ हो रहा था? इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए। सिंचाई मतलब खेतों में पानी डालना, तो ये बनाया गया था इस टाइम, है ना। उसके बाद दूसरा है द स्पिनिंग व्हील इन वेविंग। तो जो है बुनाई में एक व्हील यूज़ होता था, तो वो व्हील इसमें बनाया गया, वो व्हील था द स्पिनिंग व्हील। तो ये भी इस टाइम बनाया गया। और थर्ड है फायर आर्म्स इन कॉम्बैट। तो कॉम्बैट का मतलब होता है युद्ध, लड़ाइयाँ, है ना। तो जंग में जो फायर आर्म्स यूज़ होते हैं जैसे गोला बारूद, बॉम्ब, तोपें, है ना, तो ये सब भी इस टाइम बनाई गई। समझ गए? तो ये है। फिर इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और ये है व्हाट वर सम ऑफ द मेजर रिलीजियस डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो आपसे पूछा गया है कि इस टाइम में कौन कौन से नए नए रिलीजियस डेवलपमेंट हो रहे थे, यानी धार्मिक विकास जो हो रहा था, यानी रिलीजन से, धर्म से संबंधित जो डेवलपमेंट या विकास हो रहा था वो आपको बताने हैं। ठीक है, तो देखो इसका आंसर होगा द मेजर रिलीजियस डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। जो कुछ मेजर जो रिलीजियस डेवलपमेंट हो रहे थे वो थे, कौन कौन से थे? वो थे, फर्स्ट है इम्पोर्टेंट चेंजेस ऑकर्ड इन द हिंदुइज्म रिलीजन विच इंक्लूड द वर्शिप ऑफ न्यू डेटीज़। तो हुआ ये कि हिंदुइज्म में, यानी हिंदू धर्म में बहुत सारे मेन चेंजेस हुए इस टाइम पे, है ना। और इनमें से एक एग्जांपल है जैसे कि इस टाइम नए नए देवता आने लगे थे, यानी नए नए देवताओं की पूजा होने लगी थी इस टाइम में। ठीक है, तो एक तो ये चेंज आया। उसके बाद देखो सेकंड पॉइंट है हिंदूज स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स बाय रॉयल्टी। अब जो शाही परिवार के लोग थे, है ना, जो राजा के परिवार के लोग थे, इन लोगों ने क्या किया? देवताओं के लिए मंदिर बनाना स्टार्ट कर दिया इस टाइम। ठीक है, इससे पहले मंदिर नहीं होते थे। उसके बाद देखो इम्पोर्टेंस ऑफ ब्राह्मणास एंड द प्रीस्ट्स ग्रोन एंड दे बिकेम डोमिनेंट ग्रुप ऑफ द सोसाइटी। और जो है ब्राह्मणास की, यानी जो ब्राह्मण लोग थे उनकी इम्पोर्टेंस, और जो प्रीस्ट यानी पुजारी लोग थे इनकी इम्पोर्टेंस बढ़ने लगी थी सोसाइटी में, समाज में, है ना, और ये ज़्यादा पावरफुल हो गए थे।
उसके बाद देखो आगे देखो, फिर है फोर्थ पॉइंट लिखेंगे आप, देयर वॉज ऑल्सो द एमरजेंस ऑफ द आइडिया ऑफ भक्ति, इन अदर वर्ड्स ऑफ अ लविंग पर्सनल डेटी। तो इसी टाइम जो है एक नया आइडिया आया था और इस आइडिया का नाम है भक्ति। तो आप सुनते होंगे अपने घर में भक्ति, कई बार भक्ति करो, है ना। तो भक्ति का क्या मतलब है? भक्ति का क्या मतलब है? भक्ति का मतलब है किसी भी एक देवता को चुन लो और उनसे प्रेम करो, उनसे प्यार करो। तो ये है भक्ति का मतलब। तो ये आइडिया भी इसी टाइम का है, इससे पहले भक्ति नहीं होती थी, ठीक है। उसके बाद देखो फिफ्थ पॉइंट है, ड्यूरिंग दिस पीरियड न्यू रिलीजन्स लाइक इस्लाम अपेयर्ड इन द सब कॉन्टिनेंट हु ब्राउट द टीचिंग्स ऑफ होली कुरान। उसके बाद आपसे कहा जा रहा है कि इसी टाइम में जो है नए रिलीजन, नए धर्म भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आने लगे थे। इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है इस्लाम, ठीक है, यानी मुस्लिम का जो धर्म होता है वो है इस्लाम। तो ये भी इस्लाम भी इस टाइम इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आने लगा था, ठीक है। और ये लोग जो है अपने साथ जो पवित्र कुरान है उसकी टीचिंग्स लाए, उसकी शिक्षाएं लेकर आए अपने साथ। उसके बाद देखो, उसके बाद अगला है, मैनी रूलर्स वर पैट्रॉन्स ऑफ इस्लाम एंड द उल्मा। और जो है बहुत सारे रूलर्स ऐसे थे उस टाइम यहाँ पे कि उन्होंने क्या किया, इस्लाम को संरक्षण दिया, है ना। जो इस्लाम है उसका डेवलपमेंट को इन्होंने सपोर्ट किया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 और ये है, इन व्हाट वेज हैज़ द मीनिंग ऑफ द टर्म हिंदुस्तान चेंज्ड ओवर द सेंचुरीज़। तो आपसे पूछा गया है कि जो हिंदुस्तान वर्ड है इसका मीनिंग किस तरह से टाइम के साथ बदलता गया है, अलग अलग सेंचुरीज़ में किस तरह से इसका मीनिंग बदलता गया है। तो इसका आंसर लिखेंगे आप। इसका आंसर है, द मीनिंग ऑफ द टर्म हिंदुस्तान चेंज्ड ओवर द सेंचुरीज़, यानी जो हिंदुस्तान वर्ड है इसका मीनिंग अलग अलग सेंचुरीज़ में बदलता गया। तो किस तरह से बदलता गया ये देखते हैं। तो फर्स्ट जो है वो है, फर्स्ट पॉइंट में आप लिखेंगे, इन द 13th सेंचुरी मिनहाज ए सिराज अ क्रॉनिकुलर हु रोट इन पर्शियन। तो 13th सेंचुरी में एक क्रॉनिकुलर था, क्रॉनिकुलर मतलब इतिहासकार, जो इतिहास की घटनाओं को लिखता रहता है कि कब कब क्या क्या हुआ, जिसका नाम था मिनहाज ए सिराज, ठीक है। ये जो है ये पर्शियन लैंग्वेज में लिखा करता था। यूज्ड हिंदुस्तान इन अ पॉलिटिकल सेंस फॉर लैंड्स दैट वर अ पार्ट ऑफ द डोमिनियंस ऑफ द दिल्ली सुल्तान। तो दिल्ली का एक राजा होता था, है ना, और इसे कहा जाता था दिल्ली सुल्तान। और उसके बाद जो इसके अंडर में, इसके कंट्रोल में जितना भी एरिया था, है ना, उस सब को इसने क्या कहा, हिंदुस्तान कहा। किसने कहा? मिनहाज ए सिराज ने, ठीक है। तो मिनहाज ए सिराज ने के अनुसार जो है, मिनहाज ए सिराज के अकॉर्डिंग जो है हिंदुस्तान का क्या मतलब था, इसके अकॉर्डिंग हिंदुस्तान का मतलब था वो सारा एरिया जो दिल्ली सुल्तान के कब्जे में है, ठीक। उसके बाद आगे देखते हैं। सेकंड पॉइंट में आप लिखेंगे, इन 13th सेंचुरी में हिंदुस्तान नेवर इंक्लूडेड साउथ इंडिया। तो उस टाइम जो है 13th सेंचुरी में हिंदुस्तान जो शब्द है इसका मतलब साउथ इंडिया नहीं था, साउथ इंडिया को हिंदुस्तान नहीं कहा जाता था, ठीक है। हिंदुस्तान के अंदर साउथ इंडिया नहीं आता था। इट मीन्ट द एरियाज ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड द लैंड्स बिटवीन द गंगा एंड यमुना, ठीक है। तो हिंदुस्तान का मतलब क्या था? पंजाब प्लस हरियाणा एंड द लैंड्स बिटवीन द गंगा एंड यमुना। गंगा और यमुना के बीच में जितना एरिया है, जितना लैंड है, वो सब टोटल उसे कहा जाता था 13th सेंचुरी में हिंदुस्तान। और इतने सब पर जो है दिल्ली सुल्तान का कब्जा हुआ करता था। ये सब दिल्ली सुल्तान के अंडर में था, ठीक है। उसके बाद देखते हैं थर्ड पॉइंट में आप लिखेंगे, इन 14th सेंचुरी पोएट अमीर खुसरो यूज द वर्ड हिंद फॉर द कल्चर एंड द पीपुल ऑफ इंडस रिवर। उसके बाद 14th सेंचुरी में एक और पोएट था, पोएट मतलब एक कवि था, जिसका नाम था आमिर खुसरो। क्या था? आमिर खुसरो। यूज द वर्ड हिंद, तो इसने हिंद वर्ड का यूज़ किया
किसके लिए? फॉर द कल्चर एंड द पीपुल ऑफ इंडस रिवर। तो जो इंडस रिवर है उसके आसपास का जो एरिया है वहाँ पे जो लोग रहते थे, है ना, उन लोगों के लिए, और उनका जो कल्चर है, उनकी जो संस्कृति है उसके लिए इसने हिंद वर्ड का यूज़ किया। तो ये इस तरह से आमिर खुसरो ने इस तरह से हिंद वर्ड का यूज़ किया। उसके बाद देखिए फोर्थ पॉइंट है, बट इन द अर्ली 16th सेंचुरी बाबर यूज्ड हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब द जियोग्राफी, द फौना एंड द कल्चर ऑफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। और उसके बाद जो है 16th सेंचुरी में, है ना, 16th सेंचुरी में जो बाबर है 16th सेंचुरी में जो बाबर है इसने हिंदुस्तान वर्ड का यूज़ किया। किसके लिए? इसने यूज़ किया हिंदुस्तान वर्ड का जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसकी जो जियोग्राफी है, उसका जो फौना है, यानी यहाँ पे जो कुछ भी जीव जंतु हैं उनके लिए, और यहाँ पे जो लोगों की जो संस्कृति है उसके लिए, ठीक है, उसके लिए जो बाबर ने क्या वर्ड यूज़ किया? हिंदुस्तान यूज़ किया। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट में आप लिखेंगे, अर्लियर द टर्म हिंदुस्तान नेवर कैरिड द पॉलिटिकल एंड नेशनल मीनिंग्स विच वी एसोसिएट विद इट टुडे। तो आज के टाइम पे जो हिंदुस्तान का जो मतलब है, हिंदुस्तान का मतलब है हमारा देश, हमारा राष्ट्र, हमारा नेशन, ठीक है। लेकिन पुराने टाइम में जो है हिंदुस्तान का मतलब हमारा देश बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। बट नाउ दिस टर्म इज़ यूज्ड फॉर नाउ डेज इंडिया। लेकिन आजकल पूरे इंडिया के लिए हिंदुस्तान वर्ड का यूज़ होता है। तो इस तरह से आप लिखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7, और ये है, हाउ वर द अफेयर्स ऑफ जातीज रेगुलेटेड। ठीक है, यानी जो पुराने टाइम में जो जातियां होती थी वो अपने मामले कैसे सुलझाते थे। यानी मान लीजिए किसी ने चोरी की, है ना, और किसी ने किसी का खून कर दिया, या कोई और अपराध किया, है ना, या किसी ने किसी की ज़मीन पर कब्जा कर लिया। तो ये सारे जो मामले हैं ये कैसे सुलझाए जाते थे पुराने टाइम में जातियों के बीच में, है ना, तो जातियों के अंदर। तो देखो इसका आंसर आप इस तरह से लिखेंगे, द अफेयर्स ऑफ जातिज वर रेगुलेटेड बाय एन असेंबली ऑफ एल्डर्स विच इज़ ऑल्सो नोन एज जाति पंचायत इन सम एरियाज़। तो सम एरियाज़ में, यानी कुछ एरियाज़ में जाति पंचायत होती थी। क्या होती थी? जाति पंचायत। और ये जो है ये असेंबली होती थी, यानी एक ग्रुप होता था उस जाति के एल्डर्स का, यानी बड़े बड़े लोगों का जिनकी उम्र ज़्यादा हो, ठीक है। तो उनका एक ग्रुप होता था और वो फैसले लेती थी कि किसके साथ क्या करना है ना, और किसको क्या सज़ा देनी है उसने जो अपराध किया है उसके बारे में। उसके बाद देखिए सेकंड पॉइंट लिखेंगे आप, जातिज फ्रेम्ड देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन टू मैनेज द कंडक्ट ऑफ देयर मेंबर्स। तो जो है जो जातीज़ के जो मेंबर्स होते थे, है ना, वो जिन रूल्स को फॉलो करते थे वो जातियां खुद बनाती थी, ठीक है। वो क्या करते थे? इकट्ठा होते थे, मीटिंग करते थे और अपने लिए रूल्स बनाते थे ताकि एक व्यवस्था हो, एक मैनेजमेंट हो और सब डिसिप्लिन से रह सकें। उसके बाद देखेंगे आगे, इसके बाद थर्ड पॉइंट में आप लिखेंगे, जातिज वर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल्स ऑफ देयर विलेजेस गवर्नड बाय अ चीफटेन। तो जो है जो जातिज है वो किसी गांव में रहती थी, है ना, वहाँ पे एक ही जाति तो होगी नहीं, कई जातियों के लोग होंगे। तो हर जाति जो है, एक तो वो अपनी जाति के रूल्स फॉलो करते थे, उनकी जाति, है ना, उनकी जो जाति थी उसके जो एल्डर्स लोग थे जिनका ग्रुप था उन्होंने जो उनके लिए जो रूल्स बनाए थे उनको भी फॉलो करते थे। और वो जिन गांव में रहते थे, है ना, वो जिन गांव में रहते थे उस गांव के भी कुछ रूल्स होते थे तो उनको भी फॉलो करते थे, है ना। और उसके बाद जो एक गांव होते थे यहाँ पे एक आदमी का शासन होता था, मतलब इस गांव का एक हेड होता था और उसे कहा जाता था चीफटेन, ठीक है। तो ये है। तो इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, और ये है, व्हाट आर द डिफ़िकल्टीज हिस्टोरियंस फेस इन यूजिंग मैन्यूस्क्रिप्ट्स। यानी जब हिस्टोरियंस को मैन्यूस्क्रिप्ट्स यूज़ करनी पड़ती हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट्स यूज़ करनी होती हैं या पढ़नी होती हैं,
तो उन्हें किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, किन डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये इस तरह से हैं। इसका आंसर आप इस तरह लिखेंगे, डिफ़िकल्टीज़ फेस्ड बाय हिस्टोरियंस इन यूजिंग मैन्यूस्क्रिप्ट्स, यानी जब भी हिस्टोरियंस को उन मैन्यूस्क्रिप्ट्स को पढ़ना होता है, उनका यूज़ करना होता है, तो उन्हें जिन डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है वो इस तरह से हैं। तो सबसे पहला जो है वो है, देयर वॉज नो प्रिंटिंग प्रेस इन दोज डेज, सो स्क्राइब्स कॉपीड मैन्यूस्क्रिप्ट्स बाय हैंड विच वर डिफ़िकल्ट टू रीड एंड अंडरस्टैंड। यानी जो है उस टाइम तो क्या है, प्रिंटिंग प्रेस नहीं होता था, है ना, कंप्यूटर नहीं होते थे, तो जो स्क्राइब्स होते थे वो क्या करते थे, वो उनकी जो कॉपीज़ अगर बनानी होती हैं, एक तो ओरिजिनल होगा, है ना, जो एक मैन्यूस्क्रिप्ट होगी वो तो ओरिजिनल होगी, वो किसी खास आदमी ने लिखी होगी जिसने उसको बनाया होगा। उसके बाद उसकी जो और अगर कॉपीज़ बनानी है तो जो स्क्राइब्स होते थे उन्हें अपने हाथ से लिख कर और कॉपीज़ बनानी पड़ती थी, है ना। तो इसलिए जो है उनकी जो राइटिंग कई बार इतिहासकारों को, हिस्टोरियंस को समझ में नहीं आती हैं, और इसलिए उन्हें उनको पढ़ना और समझने में प्रॉब्लम होती है। इसके बाद जो है सेकंड पॉइंट में आप लिखेंगे, ड्यूरिंग कॉपिंग, जब वो क्या करते हैं, जब कॉपी करते हैं, स्क्राइब्स ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड स्मॉल चेंजेस इन अ वर्ड और सेंटेंसेस। जो स्क्राइब्स होते हैं वो शब्दों में और सेंटेंसेस में कुछ चेंजेस कर देते हैं, विच ग्रीव ओवर सेंचुरीज ऑफ कॉपिंग। तो कुछ चेंजेस इसने किए, कुछ चेंजेस उसके बाद जो कॉपी करेगा उसने किए। तो इस तरह से जो है एक लंबे टाइम के बाद उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस हो चुके होंगे उस मैन्यूस्क्रिप्ट में, जब वो आगे टाइम के साथ उनको बार बार कॉपी करते जाएंगे तो चेंजेस काफ़ी बढ़ जाते हैं, है ना। तो इसलिए भी प्रॉब्लम होती है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है, ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट्स ऑफ द ऑथर रेयरली फाउंड टुडे, सो दे आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन द कॉपीज़ मेड बाय लेटर स्क्राइब्स। तो जो ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट थी, है ना, यानी जो उसका ऑथर था, पहले एक ऑथर होगा, है ना, जो सोच कर लिखेगा अपने मन से, उसके बाद जो स्क्राइब्स होंगे वो तो कॉपी करेंगे। तो जो ऑथर की लिखी हुई ओरिजिनल जो है मैन्यूस्क्रिप्ट है वो तो आजकल मिलती ही नहीं है ना। तो जो उनकी जो कॉपीज़ बनाई थी स्क्राइब्स ने वही मिल पाती हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। इसके बाद आगे देखेंगे, आगे है, historians have to read different manuscript versions of the same text to guess what the author had originally written। तो जब ओरिजिनल नहीं मिलता है ना, तो क्या करना होता है, हिस्टोरियन को गैस करना होता है, यानी अपना दिमाग लगाना होता है। 4-5 स्क्राइब्स की बनी हुई वो क्या करेंगे, वो जो मैन्यूस्क्रिप्ट हैं जो स्क्राइब्स ने बनाई है उनको वो इकट्ठा करेंगे और उसके बाद उनको मैच करेंगे और फिर सोचेंगे, अपना दिमाग लगाएंगे, गैस करेंगे कि असली जो मैन्यूस्क्रिप्ट रही होगी उसमें क्या लिखा गया होगा। तो ये होगा इसका आंसर, ठीक है। इसके बाद अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, और ये है, हाउ डू हिस्टोरियंस डिवाइड द पास्ट इनटू पीरियड्स। जो हिस्टोरियंस हैं, जो इतिहासकार हैं, वो पास्ट को अलग अलग पीरियड्स में, टाइम पीरियड्स में कैसे बांटते हैं, ये आपको बताना है। डू दे फेस एनी प्रॉब्लम इन डूइंग सो, क्या उन्हें ऐसा करने में कोई प्रॉब्लम होती है। तो देखो इसका आंसर आप ऐसे लिखेंगे, हिस्टोरियंस डिवाइड द पास्ट इनटू पीरियड्स ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स। ठीक है, जो हिस्टोरियंस होते हैं वो पास्ट को डिवाइड करते हैं अलग अलग टाइम पीरियड्स में, इकोनॉमिक बेस पे और सोशल फैक्टर्स के बेस पे। इकोनॉमिक का मतलब है कि पैसे से रिलेटेड, कि उस समय में जो है पैसे की क्या कंडीशंस है, पैसे से रिलेटेड जो भी कंडीशंस हैं वो कैसी हैं, यानी कौन लोग अमीर हैं, कौन लोग गरीब हैं, ये सब, ठीक है। और दूसरी बात है सोशल फैक्टर्स। सोशल फैक्टर्स का मतलब समाज से संबंधित, समाज से रिलेटेड, समाज की सोच से रिलेटेड, कि उस टाइम जो है, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कि महिलाओं को शिक्षा दी जा रही है उस टाइम कि नहीं दी जा रही है, या उनके साथ कैसा बर्ताव हो रहा है, या शिक्षा का क्या महत्व है समाज में, है ना। और जो है उस टाइम के जो लोग हैं वो कैसे कैसे अंधविश्वास मानते हैं, उस टाइम जो छोटी जात के लोग हैं उनके साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है। तो ये हो गया सोशल फैक्टर्स, ठीक है। और उसके बाद देखिए, टू कैरेक्टराइज द मेजर एलिमेंट्स ऑफ
डिफरेंट मोमेंट्स ऑफ पास्ट। ठीक है, तो जो पास्ट के हैं, जो पास्ट के अलग अलग मोमेंट्स हैं, अलग अलग टाइम पीरियड्स हैं, उनको कैरेक्टराइज करने के लिए, उनको बांटने के लिए इस सब इन दो बेसिस का यूज़ किया जाता है, इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स। ये दो चीज़ें देखी जाती हैं बस। ठीक है, कौन कौन सी? इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स। उसके बाद देखिए फर्स्ट पॉइंट में आप आगे क्या लिखेंगे? द हिस्टोरियंस फेस्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स बिकॉज टाइम इटसेल्फ रिफ्लेक्ट्स चेंजेस इन सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन तो देखो क्या है कि हिस्टोरियंस को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जो है पास्ट को अलग अलग टाइम पीरियड्स में बांटने में। ठीक है, क्योंकि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि इकोनॉमिक और जो सोशल फैक्टर्स हैं वो बदलते रहते हैं, वो बदलते रहते हैं, हर रोज़ बदल जाते हैं, हर रोज़ कुछ ना कुछ बदलाव हो जाता है ना। तो ऐसा नहीं है कि मान लीजिए हमने 400-500 साल का एक टाइम पीरियड बना दिया और उसमें उसमें सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर्स बदल ही नहीं रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हो पाया है। ठीक है, तो वो हर रोज़ कुछ ना कुछ बदल जाता है, तो इसलिए इनको बांटना, पास्ट को अलग अलग टाइम पीरियड्स में बांटना काफ़ी मुश्किल है। इन परसिस्टेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडियाज़ एंड बिलीव्स, तो लोगों के आइडियाज़ बदल जाते हैं और बिलीव्स, विश्वास बदल जाते हैं रोज़ रोज़, तो इसलिए बांटना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट में आप लिखेंगे देयरफॉर डिस्क्राइबिंग द एंटायर पीरियड एज वन हिस्टोरिकल यूनिट इज़ नॉट विदाउट इट्स प्रॉब्लम, है ना। तो मान लीजिए हमें 700 AD से लेके, है ना, हमें 1500 AD तक का हमें बांटना है। ठीक है, तो मैं 700 से 700 AD से आगे के 200 ईयर्स ले लेता हूँ, मैंने इसको एक पार्ट में डाल दिया। ठीक है, तो 200 ईयर्स मैंने एक पार्ट में डाल दिया। तो अब ऐसा तो होगा नहीं कि इसमें कोई भी चेंज ना हुआ हो इन 200 ईयर्स में, है ना। तो अगर चेंज हुआ है तो इसको आप अलग कैसे कर सकते हैं? ठीक है, तो इसलिए उसके बाद आगे देखिए, मॉडर्निटी ऑल्सो कैरीज अ सेंस ऑफ मटेरियल प्रोग्रेस एंड इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट। तो देखो जो मॉडर्निटी शब्द है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है मॉडर्न होना। ठीक है, मॉडर्न होना या प्रोग्रेस करना। प्रोग्रेस दो तरह की होती है, मटेरियल प्रोग्रेस। मटेरियल प्रोग्रेस का मतलब जो चीज़ें हमें ऐसी दिखाई दे रही हैं, जैसे कि फ़ोन पहले कैसे आता था, ब्लैक एंड वाइट आता था, अब स्मार्टफोन आ रहे हैं, है ना। इसी तरह से पहले जो है बिल्डिंगें छोटी छोटी होती थी, अब बड़ी बड़ी बन रही हैं, एक से एक हाईटेक ट्रेनें आ रही हैं। तो ये सब कैसी प्रोग्रेस है? ये सब मटेरियल प्रोग्रेस है। ठीक है, और इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट का मतलब है कि दिमागी विकास। ठीक है, सोचने समझने का विकास, है ना। आप अगर 400 साल पहले जाएंगे और किसी आदमी से पूछेंगे कि 12 की टेबल सुना, तो वो नहीं सुना पाएगा, है ना, क्योंकि उसकी बुद्धि उस टाइम इतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन अगर आप आज के टाइम में 3rd क्लास के बच्चे से पूछेंगे कि 12 की टेबल सुना, तो वो सुना देगा। तो इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट, है ना, तो ये है मॉडर्निटी। मॉडर्निटी दो टाइप की है, मटेरियल प्रोग्रेस और इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट। तो क्योंकि ये दोनों चीज़ें हो जा रही हैं, है ना, हर रोज़ कुछ ना कुछ विकास हो जा रहा है इंसान के अंदर, हर रोज़ आप कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, हर रोज़ साइंटिस्ट कुछ ना कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तो इसलिए मॉडर्निटी हो रही है। तो इसलिए जो है चेंजेस हो रहे हैं, और चेंजेस हो रहे हैं तो बांटना मुश्किल हो जा रहा है पास्ट को अलग अलग टाइम पीरियड्स में। ठीक है, तो आप यहीं तक लिखेंगे, इसके बाद अगला पॉइंट लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप यहीं तक लिखिए, इतना ही ये बहुत है, इनफ है। ठीक, तो बस ये हो गया, और आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए इस यूट्यूब चैनल को, ताकि आपको फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टाइम पर मिलती रहे।